तो जिस तरह से जिस स्थिति में हम लोग अभी विचरण कर रहे हैं और इस स्थिति में जो हम सभी बातचीत करने उपस्थित हुए हैं सैटेलाइट के माध्यम से, देखेंगे कि जब हमारे होने का ही संकट पड़ने लगे, एक बार बातचीत शुरू होने से पहले एक सिग्नल दे देंगे, मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है या कुछ डिस्टरबेंस भी हो रही है आसपास से, हमारे इधर से स्पष्ट आवाज़ है? हाँ प्रवीण, आवाज़ साफ आ रही है ना? तो इस बातचीत में की जो तैयारी है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, 10-12 दिनों से चल रही है और प्रवीण जी से भी बीच बीच में बातचीत होती रहती है। तो देखेंगे कि जब हमारे होने का ही संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए ना, जब मानव के बचने का ही संकट कंधे पर आकर बैठ जाए, सिर पर आकर तांडव करने लगे, तब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो उठती है। और हम सभी जानते हैं, हम सभी में ये सामान्य प्रवृत्ति भी है। तो संकट भरे समय में हम सबकी जो एक सामान्य प्रवृत्ति है, खासकर चिंतनशील समुदायों में, चिंतनशील सदस्यों में, कि संवाद करने का जुगत खोजने लगते हैं, संवाद करने की जो गति है उसको गतिशील करने लगते हैं। तो कोरोना काल संस्थानों का दायित्व प्रशिक्षण और कलाकार जैसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रवीण भाई जी का और फैक्ट रंग मंडल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर बातचीत रखने के लिए, मेरे विचार रखने के लिए। और आप सभी दर्शक जन का, आप सभी सुधी जन का भी तहे दिल से अभिवादन, अभिनंदन इस बातचीत की श्रृंखला में। तो चूंकि ऑनलाइन में सवाल आते जाएंगे और हम कुछ सवालों को कैटर करते हुए उनकी जवाब, उनके विचार रखते जाएंगे, तो इसमें देखेंगे कि कितना सवाल कैटर कर पाता हूँ। पर इसको इस तरह से देखेंगे कि मैं अपने कुछ विचार रख रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, और उस पर कुछ आपके सवाल होंगे, और शायद कुछ सवाल पहले से आपने तैयार कर रखे होंगे या सोच रहे होंगे, तो कुछ उस तरह के सवाल होंगे। तो पहले मैं अपनी बात रख लूँगा और फिर आप लोगों के सवालों की दिशा में बढ़ेंगे। तो सवालों का दिशा जो है वो ज़्यादा होगा ना, ताकि हम लोग चर्चा को बहुआयामी बना सकें, मुद्दे पर स्थिरता बनाए रखते हुए। तो संकट में त्रासदी हमारे उन सभी चेहरों को सामने ला देती है जो इस सुहानी और रूपाली चकाचौंध में हमें दिखाई नहीं देती है ना। तो महामारी की अपनी एक प्रकृति होती है जो हम लोगों के सामने उस गुप्त चेहरे को भी बाहर निकाल लाती है, और हम सबको दिखाई देने लगता है कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये जो महामारी है जिससे हम सभी जूझ रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो इस अलग अलग तरीके से जूझने में भी हम लोगों की बहुत ही सामान्य अनुभूतियां हैं, बहुत मिलती जुलती अनुभूतियां हैं, कि कैसे इस वबा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारा संबंध, हमारा सामाजिक संबंध और हमारा सामाजिक प्रबंध, हमारे सामाजिक संबंध और सामाजिक प्रबंध को इस महामारी ने खोल के रख दिया है। इसकी भीषण परीक्षा ले रखी है इस महामारी ने।
तो इस परीक्षा से हम लोगों को दो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। महामारी जब हमारी परीक्षा ले रही है हमारे सामाजिक संबंधों का, हमारे सामाजिक प्रबंधों का, तो दो बहुत ही स्पष्ट चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है। पहला कि ये जो स्थिति है, ये जो वर्तमान स्थिति है, किसी भी तरह की जो ये वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति किन किन त्रुटियों के कारण हमारे सामने आ पहुंची है, किन किन ऐसी कौन सी त्रुटियां हुई हैं हमसे पीछे, जिनकी वजह से इस तरह की संकटों का सामना हमें इतने विवशता के साथ करना पड़ रहा है। एक तो ये कि ये महामारी हमें हमारी त्रुटियों की तरफ हमारा इशारा खींच रही है, हमें इशारा कर रही है। दूसरा, ठीक यहीं पर ये करने का प्रयत्न कर रही है ये महामारी कि आखिर आने वाला समय, अभी से आने वाला जो समय है वो है क्या होगा, किस तरह से होगा ना। तो ये दो प्रकार की जो हिस्से हैं जो महामारी हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी है कि हमने विगत में ऐसी क्या त्रुटियां की हैं जिसका फलसफा, जिसका भुगतान, जिससे हमें जूझना पड़ रहा है वर्तमान समय में। और दूसरा कि अभी इस जमीन पर खड़े होकर हम आगे क्या सोच रहे हैं। 1940 का जो दौर रहा है जब हम प्लेग से उबर रहे थे, तो एक चैप्टर है उस पर अभी तो यहाँ बातचीत नहीं कर पाएंगे ना। एक चैप्टर है जिस पर हमें सीखने की ज़रूरत थी ना, जिस पर हमें प्रबंधनों को सुनियोजित करने की, उसके ऑडिट करने की ज़रूरत थी ना। तो खैर वो हिस्सा नहीं है अभी बातचीत का, लेकिन हम दो हिस्सों को आज की चर्चा में ज़रा ध्यान में रख कर चलेंगे तो मेरी बातें आप तक संप्रेषित हो सकेंगी। एक कि महामारी ने जो विवशता खड़ी की है हमारे सामने, वो किसी पुराने त्रुटियों की भी हिस्सेदारी है उसमें। और दूसरा कि यहाँ से आगे का हमारा टेक ऑफ क्या है ना। तो देखेंगे कि ये जो मुद्दा है, प्रवीण भाई जी ने जो मुद्दा सजेस्ट किया है और तमाम वक्ताओं ने इससे पहले बात रखी है, कई वक्ताओं के संवाद काफ़ी मजबूत और दिशा देने वाले भी रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये जो कोरोना काल में संस्थानों का दायित्व, प्रशिक्षण और कलाकार, ये जो मुद्दा है, इसमें अगर कोरोना काल को हटा दें तो संस्थानों का दायित्व, प्रशिक्षण और कलाकार, ये मुद्दा प्रासंगिक हो उठता है। और ये इसकी प्रासंगिकता कब से बनी हुई है? इसकी प्रासंगिकता जो है आज़ाद भारत से ही बनी हुई है कि संस्थानों में किस तरह का प्रशिक्षण हो, संस्थानों में जो कलाकार, खासकर कला संस्थानों की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस ऑनलाइन गुफ्तगू में, तो कला संस्थानों में जो कलाकार प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी क्या दिशा होगी, क्या सूरत होगी, क्या सीरत होगी, क्या कर रहे होंगे वो। तो इस तरह के काफ़ी भावी सवाल हैं जो कोरोना काल में प्रोमिनेंट होके हम लोगों के सामने निकले हैं। या यूं कह लें कि ये सारे सवाल पीठ के पीछे जिंदा थे, पर अब ये सारे सवाल हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। तो इस सवाल की प्रासंगिकता आज़ाद भारत में ही, आज़ाद भारत जब हम आज़ाद हुए उस दिन से ही इसकी प्रासंगिकता बनी है। जब से सांस्कृतिक संस्थानों की नींव रखी गई तब से ही इस सवाल की प्रासंगिकता बनी रही। कोरोना काल में ये बहुत ही मुखर और प्रखर हो उठा है। तो देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूंकि आज़ाद भारत की हम लोग बात कर रहे हैं और आज़ाद भारत में कला संस्थानों का क्या परिदृश्य होगा। तो मैं यहाँ पॉलिसी पेपर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पॉलिसी का जिक्र ज़रूर करूंगा। जो मैंने कहा था कि एक त्रुटियां जो हैं
उन त्रुटियों को हमें सामने लाना पड़ेगा, तभी हम रास्तों को खोज पाएंगे आगे की ओर। तो कलाओं का जिस तरह का स्वास्थ्य है हमारे देश में, कुछ मैंने लिख रखा है ताकि मैं बिंदु दर बिंदु बात कर पाऊं। तो कलाओं का स्वास्थ्य सीधे लोकतंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तो आप ये जायजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य कैसा है हमारे लोकतांत्रिक देश में, हमारे आज़ाद भारत में। कलाओं को देखकर आपको ये आइडिया लग सकता है, ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र कैसा है और उस लोकतंत्र में कलाएं कैसी हैं। यानी कि कलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर ही लोकतंत्र का स्वास्थ्य निर्भर करता है। चाहे वो चारुकला हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे विजुअल आर्ट्स हो, तो किसी भी प्रकार की जो कलाओं का स्वास्थ्य है, जो कलाओं का सिरा है, जो कलाओं का नीड़ है, वो लोकतंत्र में बहुत ही गहन रूप से जुड़ा होता है। हम सभी ने द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, सुनी है, चर्चा परिचर्चा विमर्श में शामिल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जहां की कला समृद्ध है वहां का लोकतंत्र भी समृद्ध है, और जहां का लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है वहां की कलाएं भी समृद्ध हो रही हैं। ये एक अंतर संबंध है, इसको समझने की जरूरत है, तभी हम इस दिशा में बढ़ पाएंगे कि ठीक है, आगे हम करते हैं कि आखिर संस्थानों का ढांचा क्या हो, तो इस दिशा में बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस बात को यहां पर मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा सा पकड़ के रखिएगा कि कलाओं का स्वास्थ्य, अगर हमें लोकतंत्र के स्वास्थ्य को जांचना है तो कलाओं के स्वास्थ्य को हम जांच सकते हैं। तो कलाओं पर अगर संकट पड़ रहा है तो जिस सिद्धांत को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के साथ, कि अगर कलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है तो क्या लगता है आप लोगों को फिर, यानी कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो अब देखिए ये कितने जुड़े हुए हैं आपस में। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो कलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो कलाकार का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अब इसको उल्टा लाइन भी खींच लेंगे तो वहीं चले जाएंगे वापस, कि अगर कलाकारों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो कलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और कलाओं का स्वास्थ्य अगर बिगड़ता है तो आजाद भारत में लोकतंत्र का स्वास्थ्य आहत होगा। तो ये एक साथ गुथी हुई चीजें हैं आपस में, इसको समझने की जरूरत होगी, और हम सभी को इस विमर्श को शुरू करने की भी जरूरत होगी ना। तो असल में देखेंगे कि जब हम कलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं तभी इससे ये मुद्दा जो है प्रासंगिक होने लगता है, क्योंकि भारत की जो समस्या है, हम सब जिस भी राज्य, शहर, गांव में रहते हैं, हम अपने देश को जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि कितने संघर्ष से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी रूढ़ियों के दलदल में हम धंसे हुए थे, और आज भी हम ये हाथ उठाकर नहीं कह सकते कि हम उबर चुके हैं। तो ये उदाहरण रखने के पीछे जो मेरा आशय है वो ये आशय है कि भारत की जो समस्या है असल में वो राजनीतिक समस्या नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका प्रभाव संस्थानों पर पड़ता है। अभी हम लोग आते हैं उस बिंदु पर भी। तो भारत की जो समस्या है वो असल में राजनीतिक समस्या नहीं है, वो सामाजिक समस्या है, और इस
सामाजिक समस्या को सुलटाने के लिए, इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक जागरूकता की बहुत 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 जरूरत है। बेइंतहा जरूरत है राजनीतिक जागरूकता की, ताकि हम सामाजिक समस्या के धड़ को पकड़ते हुए जब राजनीतिक खेमे में पहुंचेंगे तो हम लोकतंत्र की दिशा में, लोकतंत्र के स्तंभ को हम लोग मजबूत कर रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे, एक बड़ी विडंबना देखेंगे, और हम सभी के सामान्य अनुभव में है, इसीलिए हम देखेंगे, विडंबना इस जैसा शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं यहाँ पर। एक मजेदार घटना है कि संस्कृति पर राजनीति करने वाली जो सरकारें हैं, असल में उनकी कोई संस्कृति ही नजर नहीं आती है। ये देखिए, विडंबना देखिए इसकी कि जिस देश में हिस्सेदारी हो गई हो संस्कृतियों की, वहां के सरकारों की ही अपनी कोई संस्कृति नहीं है। उस सरकार को बनाने वाली राजनीतिक दलों की ही कोई संस्कृति नजर में नहीं आती है। और इसको बहुत ही समीक्षात्मक, आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की, समझने की जरूरत है। इस बात को मैं जरा खोलते हुए इस तरह कहूंगा, क्योंकि अगर कोई संस्कृति नजर आ रही होती, गौर करिएगा, जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं यहाँ इस बातचीत में, गौर करिएगा कि अगर कोई संस्कृति होती और संस्कृति इतना गहन मुद्दा बना होता, तो आप देखिए कि नाट्य शास्त्र गढ़ने वाले देश में, नाट्य शास्त्र गढ़ने वाले देश में रंगकर्मियों की इस तरह दुर्दशा नहीं होती। जिस संस्कृति का वो झंडा उठा के चल रहे हैं, या जिस संस्कृति के जो संस्कृति एजेंडे में शामिल है, वहां पर भी देखेंगे कि उसकी पड़ताल की जा सकती है कि भाई, नाट्य शास्त्र गढ़ने वाला जो देश है, वहां के कलाकारों की ही इतनी दुर्दशा कैसे हो गई। हम तो बड़ा परचम उठाते हैं, हम तो बड़ा परचम उठा के चल रहे होते हैं, तो उस परचम पर सवाल करने की जरूरत है। आपका जो सांस्कृतिक परचम है, तो ये कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को हमें गौरतलब रखने की जरूरत होगी ना, कि नाट्य शास्त्र जिस देश में गढ़ा गया उसकी एक लंबी विरासत है। खैर, वहां पर क्या हुआ नहीं हुआ, नाट्य शास्त्र का इतिहास भूगोल क्या है, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन एक अहम मुद्दा ये है अभी जो हम लोग जोड़ रहे हैं कि नाट्य शास्त्र जहां गढ़ा गया, वहां पर कलाकारों की इस तरह की दयनीय स्थिति कैसे आ पड़ी है। इतने इतने रंग सृजक, इतने इतने कला सृजक मौजूद हैं, और टूटी हुई स्थिति है। खासकर कोरोना काल में ये और प्रगाढ़ हो गया है। मैं बार बार ये इस हिस्से को याद दिला रहा हूं आप लोगों को। आप देखेंगे कि एक और घटना घटती है प्रवीण, देखिए, और भी साथियों की एक और घटना घटती है कि जो शिक्षा है और जो संस्कृति है, इसको अगर हम लोग एक रूपक में बांध के बात करें तो ये बहती हुई नदी की तरह है ना। लगभग 32 से 34 वर्षों के बाद 2021 में अभी हमारे पास नई शिक्षा नीति आई है, और इन शिक्षा नीतियों का भी कला संस्थानों में बहुत ही सार्थक और रोचक प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो उस दिशा में भी अभी बात हम नहीं करेंगे। नमस्कार भारतेंदु। तो एक हिस्सा ये है कि देखिए कि अगर संस्कृति और शिक्षा दोनों बहती हुई नदी की तरह है, अगर इसको एक रूपक की तरह समझा जाए,
और उसमें भी देखिए कि 32 से 34 वर्षों के बाद शिक्षा में एक नीति आती है। भले ही वो आगे चल के अभी रूपायित होगी, क्रियान्वित होगी, एक लंबा वक्त लगेगा, और इसका भी, इस नई शिक्षा नीति का भी कला संस्थानों पर गहरा और रोचक प्रभाव पड़ने वाला है। काफ़ी उम्दा है वो। लेकिन अब ये उदाहरण मैं इसलिए रख रहा था कि 1956 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है वो भारत में सांस्कृतिक स्थापनाओं को लेकर, सांस्कृतिक संस्थानों के स्थापनाओं के एजेंडे को लेकर। और एक दूसरा वर्ष है 1992। तो आप देखेंगे कि 1956 और 1992 के जो उद्घोषणाएं थी, जो घोषणाएं हुई थी, इसको अभी देखिए उस पार्टीगत मुद्दों में नहीं ले जाने की जरूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात याद रखा जा सकता है, खासकर इस विमर्श में, कि सत्ता का रूप ही कुरूप होता है। उनका एक राजा नाम का नाटक है, वहाँ पर इसका जिक्र है। खैर, तो हम पार्टियों में बंटवारा करने नहीं आए हैं इस संवाद में ना। तो ये है एक हिस्सा कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारे देश में तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मौजूद है, संगीत नाटक अकादमी मौजूद है, तो शिक्षा नीतियों का दम लगाने के बाद कम से कम 32-34 वर्षों के बाद एक शिक्षा नीति दिखाई देती है। सांस्कृतिक मंत्रालयों की इस तरह की नीतियां हमें दिखती ही नहीं है, ऑडिट ही नहीं दिखता है। ऑडिट ही गायब है। आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट पर जाएंगे, मैं डिस्कशन के बाद उसका लिंक भी आप लोग बोलेंगे तो शेयर कर दूंगा यहाँ पर, कि आप सभी स्वयं भी खोज सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो वेबसाइट है वो बहुत ही ओपन है, सभी के लिए देखा जा सकता है। तो वहाँ पर आप उनके मिशन देखेंगे तो वो बहुत ही प्रभावी हैं, बहुत ही मजबूत हैं, और होना भी चाहिए। पर आज के समय पर अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो ये लगता है कि इसकी ऑडिट की भी ज़रूरी है। इस तरह के डॉक्यूमेंट में ऑडिट भी ज़रूरी एक हिस्सा है ना। तो चूंकि जो पहले मैंने एक बात रखी थी आप लोगों को, और जब हम इन बिंदुओं को देखेंगे जो 8 मिशन है, तो मैंने एक बात रखी थी कि अगर कलाकार का स्वास्थ्य गड़बड़ाया तो कला का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, और कला का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा तो लोकतंत्र का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। ये एक बहुत सीधा संबंध है, बहुत ही सीधा संबंध है। वो ऊपर से भी लोकतंत्र से भी कलाओं तक पहुंचता है, और कलाकारों तक पहुंचता है, और कलाकारों से लेकर भी लोकतंत्र तक पहुंचता है। तो चूंकि ऑडिट की बहुत ज़रूरत है, और शिक्षा नीतियों की तरह कम से कम बहुत ही धीरे गति में ही सही एक सांस्कृतिक जो पॉलिसी है, जो कल्चरल पॉलिसी है, उसकी ऑडिट होने की ज़रूरत है ना। और यही वो हिस्सा है जहां पर आज़ाद भारत में सांस्कृतिक संस्थानों के स्थापनाओं से ही ये मुद्दा प्रासंगिक हो गया है कि संस्थाओं का दायित्व क्या है, और उनके प्रशिक्षण क्या है, और कलाकारों की भूमिका क्या है, या फिर कलाकारों का होगा क्या। तो ये वही त्रुटि है जो हम करते आ रहे थे, और जिसका भरपूर प्रभाव अभी हमको दिखाई दे रहा है। तो उसका एक हिस्सा देखेंगे कि जिस तरह से हमारे पास पॉलिसीज का ऑडिट नहीं है, जिस तरह से हमारा सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश बदल रहा है, उसमें कलाओं के कलाकार जिस तरह से बदल रहे हैं, वो बिहार के गांव से, यूपी के गांव से, राजस्थान के गांव से, और दक्षिण भारत के तमाम गांवों से
उनका माइग्रेशन हुआ है, और ये आज ही थोड़ी हुआ है। आज ही ऐसा ही नहीं हुआ कि आज ही तुरंत ही माइग्रेशन हो गया है। उन्हें अपना हारमोनियम बेच दिया है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बेच दिया है, नाच गाना धोबहू नाच, तमाम प्रकार की कलाएं जो एक शोध का मुद्दा बनने लगी हैं, या उस पर शोध का आडंबर भी गढ़ा जाने लगा है। तो यहां पर ही ऑडिट करने की जरूरत है कि हमारे पास वो मॉडल होना जरूरी था कि भाई जो आप ये मेंशन कर रहे हैं कि मेंटेन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, हिस्टोरिक साइट्स एंड एंशिएंट मोन्यूमेंट्स। इसी तरह देखेंगे कि पॉइंट नंबर 6 पर जब है प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल नॉन ऑफिशियल इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये अंग्रेजी में ही वहां लिखा था, इसीलिए मैंने यही वाला हिस्सा लिया है। मैं इसका हिंदी अनुवाद अभी नहीं कर पाऊंगा त्वरित रूप से। तो ये हिस्सा कहां गया? कहां गया ये हिस्सा? ऑडिट होने की जरूरत है, इसका मतलब है। तो अभी पॉलिसीज पर मिनिस्ट्री क्या कहती है उधर जाएंगे कि उसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि इन सारे उद्देश्यों से ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, भोपाल विद्यालय, लखनऊ विद्यालय, और जहां जहां वाराणसी विद्यालय, और भी जहां विद्यालय हैं और खुलेंगे, वो इन्हीं विजनरीज लाइनों के समर्थन में, इन्हीं विजनरीज लाइनों को फैसिलिटेट करते हुए ही खुलेंगे और उनकी स्थापना होगी। तो देखिए यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो इंडिविजुअल एंड नॉन ऑफिशियल इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। तो भैया ये हमारे पाठ्यक्रम में पॉलिसी का हिस्सा ही गायब है। हम रंगमंच की पढ़ाई में जाते हैं तो हम विदेशी रंगमंच, देशी रंगमंच, क्षेत्रीय रंगमंच, ये सब पढ़ रहे होते हैं, और ये सब इन सबों में भी वही पढ़ रहे होते हैं जो काफी वर्ष पहले बन चुका है। तो इस वजह से ये वाला जो हिस्सा है वो छूटा रह जाता है। कौन सा हिस्सा? स्वनिर्भरता का हिस्सा। कला संस्थानों में और सिविल सर्विसेज की कोचिंग में बहुत तफात है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं बस नेचर की बात कह रहा हूं, जो कला क्षेत्र का नेचर है और दूसरे शिक्षा से जुड़े हुए जो काम धंधे रोजगार या नौकरियां शुरू होती हैं उनका जो नेचर है। तो आप देखिए कला कर्म का एक नेचर है कि कर्म करते रहना है और उसमें उसको स्वनिर्भर भी होते रहना है, यानी कि प्रशिक्षण और स्वनिर्भरता एक साथ चलनी है। और हम कबड्डी खेल रहे होते हैं देशी रंगमंच, विदेशी रंगमंच और नवीनी रंगमंच के बीच में। पॉलिसी पर विमर्श ही गायब है। जो हमारा कैप्टनशिप कर रही है उस पर ही विमर्श गायब है। मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूं कि हमें विमर्श गायब है तो अब क्या करें, लेकिन मैं याद दिलाने का जिक्र कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि उसकी कड़ी अभी इससे जुड़ी हुई है असल में वर्तमान स्थितियों से ना। तो जो संस्थानों का दायित्व है अभी, सर्वप्रथम ये दायित्व है कि संस्थान अपने आप में केवल शिक्षकों का समूह स्थल नहीं है, प्रशिक्षकों का समूह स्थल नहीं है। जब तक छात्र वहां नहीं है तो प्रशिक्षण स्थल हो ही नहीं सकता है। प्रशिक्षण स्थल के लिए एक शर्त है कि छात्र वहां मौजूद हो या उसकी संकल्पना जल्पना मौजूद हो, वहां पर उसके क्रियान्वयन के लिए लोग उत्सुक हों, उसके क्रियान्वयन के लिए आवाजाही मची हो। उस संस्थान में आने वाले प्रशिक्षुओं के भविष्य का रूपरेखा हो। तो ये स्वनिर्भरता का जो संकट है ये बहुत ही पुराना संकट है हमारे देश में,
लेकिन ये संकट अभी बहुत गहरा गया है, अब इस पर खड़े होने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ये कि अपनी स्मृतियों को भी टटोलने की ज़रूरत है कि पिछले वर्ष इतने मजदूर, इतने लोग चल पड़े थे अपने निवास स्थान के लिए वापसी में, और अचानक भारत को लगा कि अरे इस देश में तो मजदूर भी रहता है। अब देखिए वही स्मृतियां इस वर्ष तक आते आते सब नदारद हो गई थी। सारा मीडिया, सारे नेता परिनेता, राजनेताओं के भाषण संभाषण सब गायब हो गए थे। वो स्मृतियां ही धुल दी गई, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही बना दिया गया। क्या बना दिया गया कि कलाकार का संरक्षण नहीं होगा, किन्हीं कुंठाओं का संरक्षण होगा, क्योंकि जन विभाजन की राजनीति में हम आ पड़े हैं। तो इस पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा, इसको विमर्श में रखना होगा हम लोगों को। तो बस ये वाला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि संस्थानों का जो भविष्यगामी संस्थाओं का, एक तो भविष्य का रूपरेखा, और वो रूपरेखा कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, कैसे तब्दील हो रही है वर्तमान गतिविधियों में, तात्क्षणिक गतिविधियों में, इसका एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। और ये सिंक्रोनाइजेशन तभी होगा जब हम पॉलिसी को ऑडिट करते रहेंगे, और हम पॉलिसी को तभी ऑडिट करेंगे जब हमें ये लगेगा कि लोकतंत्र संकट में जा रहा है, क्योंकि कलाएं संकट में जा रही हैं, क्योंकि कलाकार विस्थापित हो रहा है। कोरोना काल ने तो बची कुची जो कसर थी वो भी उसने धो दिया है। तो प्रशिक्षण का जो मोड है वो उसका एक सिंक्रोनाइजेशन होने की जरूरत है, दरकार है। पॉलिसी के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन होने की जरूरत है, और उस सिंक्रोनाइजेशन को छात्रों तक जाने की जरूरत है, और छात्रों से उसके भविष्य के जो फ्रेमवर्क बना रखा है उस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। और इसमें देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कलाकारों की बात को, कलाकारों का जो जत्था है वो उसको उठाना पड़ेगा। देखिए वर्तमान समय में जो प्रशिक्षण का चैलेंज आ पड़ा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी भावी संस्थाओं में ना, तो वो इसलिए आ पड़ा है कि वो रंगमंच के तीर्थ की तरह अपने आप को घोषित करने लगे। तो इससे एक बीमारी भी निकली है, इससे एक ये बीमारी निकली है, बीमारी शब्द बहुत उचित नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन शायद आप डेंसिटी समझ पाएंगे मेरे शब्दों की, वो शब्द मैं खोज नहीं पा रहा हूँ। बीमारी ये निकली है कि हम गांव में, शहर में, कुनबे में, मोहल्ले में एक नाटक बनाते हैं, तैयार करते हैं, और उसकी जो अंतिम पराकाष्ठा है वो भारत रंग महोत्सव में जाके मोक्ष प्राप्त कर लेती है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क कलाकारों का नहीं है, कलाकार तो इसकी चपेट में आए हुए हैं। ये तो इस तरह का एगो मतलब एक ऐसा मिठाई है लुभावना कि आप उसके चपेट में आ जाएंगे। आप अपने रंगमंडल की, आप अपने कलाकारों की जो स्वनिर्भरता है उस दिशा से निष्फिक्र हो जाएंगे, कम्युनिटी गायब हो जाएगी ना। तो देखेंगे कि इस हिस्से में एक बहुत ही बड़ी घटना घट रही है कि हमारी जो स्वनिर्भरता है, हमारी जो रंगमंडलियों की स्वनिर्भरता है, जो जिसका एक अंतिम कड़ी जाके भारत रंग महोत्सव या इस इतने बड़े या इस तरह के भावी महोत्सवों में जाके मोक्ष प्राप्ति की स्थल पर पहुंच जा रहे हैं, ठीक इसी तरह ही जो कोर्स है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पूरा प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है, वो क्या हो गया है, उसका भी इसी तरह से आभा मंडल, इसका भी मतलब ग्लोरिफिकेशन हुआ है।
और इतना भव्य ग्लोरिफिकेशन है, इतनी भव्यता है उसकी कि उसके पाठ्यक्रम पे बात करने का जो नॉन एनएसडियन लोग हैं हिम्मत नहीं करते हैं। जो करते हैं बहुत कम लोग हैं। तो देखेंगे कि जिस तरह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने अपने आप को स्वघोषित रंगमंच का तीर्थ स्थल निर्धारित किया है, तो तीर्थ स्थलों के अपने अलग कल्चर होते हैं भाई। तीर्थ स्थलों की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, और देखेंगे कि ठीक वही व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है कि वो कहीं और से संचालित हो रही है। पूरी दुनिया में जहां भी नाट्य संस्थान होंगे, कुछ के तो मैं अभी आपको तथ्य भी रख सकता हूं, पूरी दुनिया में जहां भी नाट्य स्थान होंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह, वहां पर कभी भी इतना लंबा गैप नहीं रहा निर्देशक की औपचारिक नियुक्ति का। तो आप देखिए क्या हुआ फिर ये। तीर्थ स्थल पे समागम होके आप चला सकते हैं, चल सकता है, कहीं से एक महामंडलेश्वर की वाणी से सारा चीज निर्धारित हो सकता है, लेकिन कला संस्थानों को या किसी भी प्रकार के संस्थानों को चलाने के लिए एक निर्दिष्ट सोची समझी एक लीडरशिप का विजन चाहिए होता है। और आप लोगों को चिढ़ाते हैं कि अनुदान तो सरकारी अनुदान है, वो दे या ना दे। नहीं, सरकार के हक में है कि वो दे या ना दे, लेकिन सरकार के हक में यह कतई नहीं है कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य को वो आहत होने दे। इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही है। तो प्रशिक्षणों और कलाकारों की जो इस तरह की विडंबना हमारे सामने अचानक उभर आई है, सामने दिखने लगी है, तो इसमें क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या हो? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी संस्थाओं को, संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं को, भोपाल नाट्य केंद्र को, BNA भारतेंदु नाट्य अकादमी को, इन सभी को एक साथ हो के मिनिस्ट्री के पास पहुंचना चाहिए कि उनकी स्वायत्तता नष्ट हो रही है। इन संस्थानों की स्वायत्तता नष्ट हो रही है और कोरोना काल में कुछ इस तरह से काम करने की जरूरत है ताकि त्वरित प्रशिक्षणों को जारी किया जा सके, त्वरित कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा सके जिसमें लोग राहत ले पाए, खासकर कलाकार राहत ले पाए। तो प्रशिक्षण और संस्थान जो है, सर्वप्रथम जो संस्थानों का दायित्व है कि वो प्रशिक्षण को कैसे भविष्य की रूपरेखा के साथ जोड़ पाता है और कैसे वो अपने छात्रों को सुनियोजित तरीके से इस भीषण वबा के समय भी, इस भीषण महामारी के दौर में भी उनको अपने साथ रख सकता है। वो किसी प्लास्टिक के छिलके नहीं है कि आपने टॉफी लिया और फेंक दिया कि अभी तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हम सभी इस रूप में तैयार नहीं थे कि इस महामारी का जो लक्षण है कि वो इस तरह से बढ़ता है, ये पोलियो की तरह नहीं है, ये बाकी कुछ और बीमारी, महामारी या बीमारियों की तरह नहीं है। तो इसमें ऐसी क्या योजना बनाई जाए जो हमारे कला जो कलाकारों को, जो वहाँ जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको दोनों
प्रभावी एक तो मदद मिलती रहे, दूसरी कि उनके प्रशिक्षण का काम जो है चलता रहे। कोरोना काल में इसीलिए तो नहीं तैयार कर पाए आप, क्योंकि ऐसी कोई पूर्व संकल्पना थी ही नहीं आपके पास। भाई इसका उदाहरण ऐसे समझने की जरूरत है कि टीबी के बीमारी से तो लोग वैसे भी मर रहे थे। हम खुद भी राजकीय चिकित्सालयों में जाने के लिए बहुत मजबूर होके तब जाते थे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो वो ये आज जो घटना घट रही है, ये कोई नई व्यवस्था, ऐसा थोड़ी हो रहा कि नया प्रॉब्लम है। इस महामारी ने हमें अपनी उंगली पकड़ के बस दिखा दी है कि भैया ये त्रुटियां हैं जो हम लोगों ने कर रखी हैं पीछे। अब संभल जाओ और यहां से डिसीजन मेक करिए और आगे बढ़िए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और ठीक यही कला संस्थानों के साथ भी रगड़ा हुआ है। ठीक यही कला संस्थानों, कला के जो खासकर रंगमंच प्रशिक्षण जो संस्थान है, वहां पर इस तरह की दिक्कतें आपको दिखाई देंगी। अब हम लोग इस पर मैं अपनी बस अंतिम बात रख रहा हूं और फिर आप लोगों के सवाल ले लेंगे, या सवाल जो आया होगा स्क्रॉल करके देखेंगे कि देखिए क्या कर सकते हैं, जिसकी बात मैंने कुछ क्षण पहले शुरू की थी और रोक दिया था मैंने। क्या कर सकते हैं, सुझाव जो है, तो ये लाइन पहले भी उतनी ही प्रासंगिक थी जो मैं अभी कहने वाला हूं, और ये कोई नई लाइन नहीं है जो मैं अभी कहने वाला हूं आप लोगों को, ये आप सब जानते हैं। तो गांधी जी का एक कथन था, उनके भाव को रखते हुए मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं कि आपकी योजना जो है वो समाज का जो निचला लाइन है, वो जो समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग है, वो जो समाज का सबसे उपेक्षित कुनबा है, वो जो समाज का सबसे उपेक्षित परिवार है, वो जो समाज का सबसे उपेक्षित व्यक्ति है, ये योजना क्या उनको लाभान्वित कर पाएगी, वहां तक कैसे पहुंचेगी? तो ये तो पूरे देश के लिए लागू होता है। ठीक इसी तरह ये उदाहरण रंगमंच संस्थाओं के लिए भी लागू होता है कि आपके पास जो ट्रेनिंग के, आपके पास जो पूरे संस्थान में पढ़ाने वाले जो लोग हैं, खासकर छात्र जो हैं, उनके लिए जो योजना बनी हुई है, वो क्या उस छात्र को भविष्यगामी बना पा रही है? क्या वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से नाटक की डिग्री लेके निकलेगा, डिप्लोमा लेकर निकलेगा तो बाहर क्या करेगा? ठीक है, बाहर क्या करेगा आप जीवन पर्यंत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन आपके पास व्यवस्थित विजन क्या है? आपके पास ये 8 लाइनों वाला जो विजन है मिनिस्ट्री का, कम से कम इसकी आड़ में आप देखेंगे तो रास्ता मिल जाएगा आपको। हाँ, तो हम लोग उस पॉइंट पर आ गए हैं कि क्या कर सकते हैं वाले हिस्से में। तो गांधी जी की ये लाइन मैं आप लोगों के सामने रख कर अब आगे बढ़ रहा हूं। वो लाइन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि योजना की प्रकृति क्या होनी चाहिए, इसको समझने के लिए ना। तो देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, मतलब दिल्ली के बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं रंगमंच को खासकर केंद्र में रख के उदाहरण रख रहा हूं कि अनुराधा कपूर ने एक प्रयोग किया भारत रंग महोत्सव में कि उन्होंने नए रंग निर्देशकों को खोजा देश से। तो आप देखिएगा कि उन्होंने जब नए रंग निर्देशक पहुंचे भारत रंग महोत्सव में, तो देश में जो रंगमंच हो रहा था उसकी शक्लो सीरत में एक अध्याय जुड़ा। तो ये एक प्रयोग है, ये प्रयोग अभी गायब है। ये प्रयोग अभी बहुत ही मजबूती रूप से गायब है। दूसरा देखेंगे कि अच्छा, मैं आता हूं, अभी जो आप लोग लिख रहे हैं मैं अभी अपनी बात बस
समेकित कर रहा हूँ, रोकने ही जा रहा हूँ। दूसरा प्रयोग देखेंगे कि इसी कड़ी में बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कितने वर्षों के बाद 2009-10 के बाद अभी एक अजीत राय जी ने एक दुस्साहस किया रंग प्रसंग में कि उन्होंने कुछ युवा रंग कलाकारों का अजीत राय जी ने अभी किया कि युवा रंगकर्मियों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनके काम को लेके, उनकी रंग यात्रा को लेके एक भाग निकाला रंग प्रसंग में। तो ये भी एक प्रयोग था, और ये एक ऐसा प्रयोग था जो स्थापित रंग पटल है उसमें भी ये वाला प्रयोग एक नया अध्याय जोड़ता है। ये सारी बातें मैंने ये दोनों उदाहरण क्यों रखे, इसका खुलासा भी करेंगे। तीसरा एक हिस्सा है कि इमीडिएट क्या हो सकता है। तो जो लोग स्थापित थे उसमें नया अध्याय जोड़ा अनुराधा कपूर जी ने, उसमें एक नया अध्याय जोड़ा अजीत राय जी ने, नए लोगों को एक स्पेस मिला। अब चूंकि अभी हम वर्तमान इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे आजू बाजू कुछ दिखता ही नहीं है, खाई जैसा नजर आ रहा है, तब कम से कम अभी इस ऑनलाइन संवाद में जो लोग मौजूद हैं, बेटू मैं बात कर लूं, मौजूद हैं, उनको अब एक चीज मुझे लगता है अख्तियार करना चाहिए कि बहुत युद्ध स्तर पर हमें अपने नाटकों के कथानकों की दिशा में बढ़ने की जरूरत है, कि हमें तमाम कथानकों को छोड़ के इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है कि वर्तमान जो त्रासदी है इस पर नाटक खड़े करने की जरूरत है। जो भी हमारे रंगमंच के प्रयोग हैं, जो भी हमारे रंगमंच के अनुभव हैं, उन अनुभवों को हमें वर्तमान कथानक को खड़ा करने में, वर्तमान कथानक को केंद्र में रखकर इस पर पड़ताल करने की जरूरत है। इसी तरह कला के जो और भी क्षेत्र हैं उनको भी ये जो वर्तमान त्रासदी है, और इस वर्तमान त्रासदी ने जो मानव के अस्तित्व के संकट के साथ ही साथ कलाकारों के अस्तित्व के संकट को भी प्रमुखता से खड़ा किया है, इस पर खड़ा करने की जरूरत है। इस तरह के कथानक रचने की जरूरत है। सत्ता का खेल, मृक्षकटकम जैसे नाटकों को आप याद करिए, कितनी भीषण स्थिति में उन्होंने उस तरह के नाटक खड़े किए गए। तो वहां नहीं जा रहा हूं। तो अभी वर्तमान जो संकट में स्थिति है, यहां पर इस तरह के कथानक खड़े होने चाहिए रंगमंच पर, ताकि चारों तरफ ये बात फैले कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे मजदूर जब निकलने लगे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता से अपने गांव देहात जाने के लिए, तो लोगों को लगा कि अरे भारत में भी मजदूरों की इतनी संख्या है। तो जब हम लोग भी अपने मुद्दे को लेकर, अपने माध्यम को लेकर, अपने जरिए को लेकर इस वर्तमान कथानक को गढ़ेंगे तो दूर तक आवाज जाएगी, और ये समय का एक दस्तावेज होगा, इस समय का एक दस्तावेज होगा। तो मैं ये आह्वान कर रहा हूं, ये प्रस्ताव कर रहा हूं कि अभी हम क्या कर सकते हैं त्वरित रूप में। तो हमें सबसे पहले जो हमारे पास स्थितियां हैं, जो हमारे पास जुगाड़ है, जो हमारे पास मौजूदा हालत है, उसमें हम अभी दूसरे कथानकों के साथ इस कथानक को कैसे गुथें, या फिर हम कैसे नया कथानक रचें, इसको केंद्र में रख के वर्तमान कला और कलाकार और लोकतंत्र की स्थिति को हम इस दस्तावेज को रंगमंच पर लेकर आए, इस स्थिति को हम रंगमंच की पृष्ठभूमि पर खड़ा करें कि आने वाला जो समय है वो देख पाएगा, वो समझ पाएगा कि ऐसी स्थितियों में क्या किया गया था, ताकि वो एक सबक ले सकें। तो हमें एक ऐसा सबक बनाना है अभी जिसकी गूंज जो है भविष्य के गर्भ तक हो। ये तो एक बहुत लॉन्ग टर्म है
कि अभी से हमें जब खुदाई करेंगे तब जाके हम किसी पौध को उसमें रोप पाएंगे। तो हमें ये अभी से आरंभ कर देने की दरकार होगी। कई सारे रंगकर्मी साथी जो हैं देश में, केरला में, बेंगलोर में, कर्नाटक, तमिलनाडु, इवन पौंडीचेरी में, ऊपर इधर बिहार में, कोलकाता में, कई सारे साथियों ने प्रयोग करने का भी प्रयास किया है। तो इस तरह के प्रयोगों को जो वर्तमान कथानक के साथ गुथा हो, इसको लेकर आने की दरकार है। और इस पे वो कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह के प्रयोगों की जो सिलसिला है ये बढ़ना चाहिए। तो एक सबसे पहला ये है। अब देखिए, मैं दूसरा जो उदाहरण रखने जा रहा हूँ प्रयास को लेकर, कि भाई जिंदा रहेंगे तभी गड्ढा खोद पाएंगे, तभी पौध रोप पाएंगे और तभी हम भविष्य तक गूंज ले जा पाएंगे। एकदम सही बात है ये। अब देखिए, एक गैर सरकारी संस्था है, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मंशा देखने की ज़रूरत है। एक गैर सरकारी संस्था है बेंगलोर में, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स। उन्होंने क्या किया, पिछले लॉकडाउन में छोटे छोटे ग्रांट बनाए। बड़े ग्रांट को तोड़ के उन्होंने छोटे छोटे ग्रांट बनाए, ताकि एक कलाकार की जगह करीब 20-25 कलाकारों तक उनकी ग्रांट पहुंच पाए। कम से कम कुछ सर्वाइवल हो पाए, कम से कम कुछ चीज़ें मिल पाए। तो उन्होंने ये प्रयोग किया। अब देखिए, वो एक संस्था है जो उसके पास स्थितियां मौजूद है उसमें वो एक प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तभी हो पाया है जब मंशा दिखाई देती है। तो अब आप देखिए कि जो हमारे पास वर्तमान मंत्रालय है, जो इसकी भव्यता है, बजट कटने के बाद भी जो बजट मौजूद है, उनकी तरफ से तो ऐसी मंशा दिखती नहीं है। केवल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ही ये मंशा ऐसी नहीं है कि वह दिख ही नहीं रही है, राज्यों की भी ऐसी है कि दिख नहीं रही है। कीर्ति जी ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो, कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और हमें ये खड़ा करना पड़ेगा ये हिस्सा कि यस, हम भी भागीदार हैं लोकतंत्र के, और हम लोकतंत्र के स्वास्थ्य को गतिशील रखने में, उसको समृद्ध करने में कलाओं का अद्वितीय भूमिका होती है। इसको याद करना होगा। तो इस तरह की एक योजना बनाई जा सकती है कि कैसे ग्रांट को, छोटे छोटे कंपोनेंट्स या छोटे छोटे ग्रांट को चैनलाइज कर दिया जाए, मोबिलाइज कर दिया जाए। और अभी एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फंक्शन में नहीं है उस तरह। और आपके पास आधार कार्ड बनाने की जिस तरह की मुहिम आपने रची और चलाई और वो हुआ, उसी तरह अगर हम इस तरह की मुहिम चलाते हैं, मुहिम होने की मंशा चाहिए, विजन चाहिए। अगर ये मंशा है तो हम गांव-गंज में जो कलाकार, मतलब कई सारे साथियों के, हम लोगों के पास, आप लोगों के पास भी फ़ोन कॉल और बातें आते ही होंगे, मतलब एक दिन वो जिंदा रहने का संकट आ खड़ा है उनके सामने ना। तो ऐसी योजनाओं को अब खोल देना चाहिए। अलादीन की चिराग को घसीए मत, शुरू कर दीजिए काम। बशर्ते तभी ये शुरू होगा जब आपके पास मंशा होगी। तो जो सवाल यहाँ आए हैं उसकी मंशा से भी एक लेनी देनी है, तो वो कहेंगे अभी। तो कुछ इस तरह के हम अभी टेक ऑफ ले सकते हैं कि हमें सभी कला क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो दृश्य कला के लोग हों, वो प्रदर्शनकारी कलाओं के लोग हों, उनको अपने प्रस्तुतियों के कथानक को खोजने की जरूरत है वर्तमान संदर्भों में। मैं क्षमा चाहता हूं एक बात कहते हुए, शायद मैं अपनी बात संप्रेषित कर पाऊंगा, इसलिए ये उदाहरण रख रहा हूं कि हैमलेट को कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए, मैकबेथ को कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए, वर्तमान समय का जो संकट है उसको खड़ा कर दीजिए रंगमंच पृष्ठभूमि पर।
आप देखिए कि गली कूचे में जब इस तरह के काम हो रहे होंगे तो किस तरह की आवाज पहुंचेगी। तो एक बात मैं ये कह रहा था, क्योंकि मैं अपनी बात को समेकन करते हुए जा रहा हूं, एक ये बात कह रहा था कि हमें कथानक को फिर से गढ़ने और रचने की जरूरत है। लाइए उस कथानक में कि एक संस्थान जब व्यक्तिवादी हो जाता है तो वो कैसा होने लगता है। एक नाट्य संस्थान, एक रंगमंच संस्थान का जब तीर्थीकरण हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कैसे वहां से निर्देशक 3 वर्षों के लिए नदारद हो जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टेक अप फर्दर। अब आते हैं, जब हम लोग ग्रांट की बात कह रहे हैं तो आप लोगों से बातचीत होने के बाद मैं इस कमेंट बॉक्स में एक लिंक भेजूंगा आप लोगों को मैं। आप देखिए, जो लोग मिनिस्ट्री के ग्रांट स्कीम से जुड़े हुए हैं या जो समझते हैं उनको शायद मेरी बात और भी प्रासंगिक लगेगी, अथवा वो मैं लिंक भेजूंगा तो सभी के लिए प्रासंगिक हो जाएगी। आप देखिए कि 2014 में प्रोडक्शन ग्रांट को बंद करने की घंटी हिलने लगी, इंडिविजुअल प्रोडक्शन ग्रांट। और आप यहां क्या लिख रहे हैं, और आप यहां क्या लिख रहे हैं, देखिए आप यहां लिख रहे हैं कल्चरल मिनिस्ट्री का जो मिशन नंबर 6 है, उसमें देखिए लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल नॉन ऑफिशियल इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। अब देखिए मजेदार घटना घट रही है और अभी तक वो स्टॉप है कि इंडिविजुअल प्रोडक्शन ग्रांट को आपने बातिल कर दिया, बंद कर दिया, और शुरू क्या किया, सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना जो है संस्कृति मंत्रालय की, वो ये है कि जो धार्मिक संस्थान है वो बतौर प्रसाद या फिर जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं बतौर सहयोग वो कच्चा या पका हुआ भोजन या इस तरह की जो खाद्य सामग्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको वो वितरण कर सकते हैं और रेम्बर्स करवा सकते हैं, उसका रिम्बर्समेंट हो सकता है। तो अब देखिए 2017 और 18 के बाद से जब ये सेवा भोज योजना लॉन्च हुआ है तो उस वक्त का राजनीतिक माहौल क्या था हमारे देश में, कैसे उस ग्रांट का, इंडिविजुअल ग्रांट को बंद करके कैसे उसका जो रूट है वो सेवा भोज योजना में आप मोड़ देते हैं। और सेवा भोज योजना का कोई मिनट्स नहीं दिखाई देता है कि आखिर वो गया कहां। अगर सेवा भोज योजना जिंदा है, अगर वो आपने बंद नहीं किया है तो वो मिनट्स दिखने चाहिए थे कि किसको कितना रुपया बांटा गया और किन किन संस्थाओं को गया, किस किस गांव, किस किस राज्य में, और कब कब गया, कब कब गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वहां कोई राजनीतिक रैली हो रही थी उन दौरान ही गया, क्या किसी खास पार्टी की राजनीतिक सभा हो रही थी वहीं गया, उन्हीं के आसपास संस्थाओं को गया, ये सब ऑडिट होने की जरूरत है। तो आप देखिए कि सेवा भोज योजना कोविड लॉकडाउन में पिछले साल और अभी साल गैर सरकारी संस्थाएं, व्यक्तिगत लोग गली मोहल्ले में अनाज, राशन सब बांट रहे थे, लेकिन सरकार नहीं बांट पाई, सेवा भोज योजना नहीं बांट पाई। अगर बांटी है तो वो अपडेट करे अपने साइट पर कि हम लोग भी उसको देखें, जाने समझें और अपनी बन रही धारणाओं को तोड़ सकें। है ही नहीं, गायब है। अगर गायब है तो हम लोगों के जहन में तो सवाल खड़ा ही होगा ना कि भाई किसी चीज को इतना छुपाना क्यों है एक लोकतंत्र में, जब सारी चीजें खुली हुई हैं। तो देखिए, जब कलाकारों की बात हो रही है, उसके स्वनिर्भरता की बात हो रही है, संस्थानों की बात हो रही है,
तब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पॉलिसी की एडिट हो। तब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब किया क्या जाए। तब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी संस्थान का डायरेक्टर क्यों गायब है 3 वर्षों से या 2-3 वर्षों से। तो ये सारी की सारी जो संकट हैं, ये सारे के सारी जो चिंताएं हैं, ये सब सोची समझी और स्क्रिप्टेड लगती हैं। क्योंकि कला संस्थानों का स्वायत्त आप हरण करेंगे और आप अपने एजेंडे को चालू करेंगे। और एक दुर्गम अवस्था हम लोगों के लिए बन पड़ी है कि तमाम प्रकार के जो अवार्ड हैं, उनका सम्मान है, उन अवार्डों का सम्मान है, उन पुरस्कारों का सम्मान है, हाँ? क्योंकि वो लोकतंत्र से गढ़ उठा है, उनका सम्मान है। लेकिन आप देखेंगे कि वो हैं कहाँ वो सभी लोग। भाई पॉलिसी का ऑडिट करेगा कौन? रंगमंच या कला संस्थानों में कौन करेगा? ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग करने वाले भी हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे अभी ना। तो देखेंगे कि जो ये अवॉर्डीज का जो समूह है वो पूरी तरह से गायब दिखाई देता है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो दिख नहीं रहा है, या उसका असर नहीं दिख रहा है, या तो हम उस असर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर उन्होंने कुछ उतना असरदार किया ही नहीं है कि वो हम तक पहुंच पाए। दोनों हिस्से हैं। तो इसको समझने की भी जरूरत रहेगी, हाँ, कि आखिर वो दल कहाँ गया जो बड़े अवार्ड लेके मौजूद थे, जिनको तमाम प्रकार के सहूलियतें मिली हैं। वो किसी इंटरव्यू में नहीं जा पाते, वो किसी इंटरव्यू में नहीं जा सकते, हाँ। अगर उनके संस्थान का रिपेटरी ग्रांट है तो वो अलग से उनके साथ बातचीत होती है। तो एक लोकतंत्र में कलाओं में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन समझ में नहीं आता है फिर। और आपके पास जो अवार्ड है, सभी अवार्डीज को मेरा नमन है, और उनके साथ नमन के साथ ही सवाल भी है कि आखिर हुआ क्या, कहाँ चले गए आप लोग, किस उपवन में, किस वन में भ्रमण कर रहे हैं, किस कवित्व में लीन है, कि वो मौजूद ही नहीं है अभी। और क्षमा चाहता हूं इसके साथ कि अगर आपने कुछ किया होगा तो उसका असर हम लोगों तक नहीं पहुंचा है ना? और अगर आपने किया है तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने किया है, और उसका असर अभी तक पहुंचा नहीं है। शायद वो एक सड़क की तरह है जो पहुंचने में अभी काफ़ी वर्ष लगाएगी। तो एक ये वाला हिस्सा था। अब मैं अपनी बात यहीं रोक रहा हूं। मैंने जो बात कही थी शुरू में कि अगर आपको किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य को जानना है तो आप वहाँ के कलाओं के बारे में जानिए, कलाकारों के बारे में जानिए, कलाकार की स्थिति, कलाकार का स्वास्थ्य जानने से आपको कला का स्वास्थ्य पता चल जाएगा, कलाकार का स्वास्थ्य, कलाओं का स्वास्थ्य पता चल जाएगा कि किस हाल में है वो कलाएं, और फिर आपको लोकतंत्र का स्वास्थ्य भी पता चल जाएगा। यानी कि कलाओं का सीधा सीधा गहन संबंध लोकतंत्र से है। लोकतंत्र जहां भी निरंकुश सत्ताएं खड़ी हुई हैं वहां कला का मीनार ढहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस दुनिया का इतिहास कह रहा है। ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैंने इस बात को शुरू में रखा था। दूसरा मैंने ये बात रखा था कि प्रशिक्षण, खासकर रंगमंच संस्थान जो हैं, जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनकी पॉलिसी का ऑडिट होने की ज़रूरत है,
कम से कम शिक्षा नीति 32-34 साल बाद अपनी पॉलिसी को ऑडिट करके नया पॉलिसी खड़ी कर रही है। सीखने की जरूरत है संस्कृतियों को भी कि वो अपनी पॉलिसी का ऑडिट करें और खड़े हो वो। अरे इतने रंगकर्मी हैं, इतने रंगकर्मी खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं, उनमें आप बुलाइए लोगों को ऑडिट करने के लिए। इतनी गुपचुप बात समझ में नहीं आती है कि अब क्या है ये चोर सिपाही का खेल की तरह। बुलाइए उनको, ऑडिट के लिए बैठाइए, वो ऑडिट करेंगे और मिल एक बनाइए विजन कि कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन वही मंशा की बात है कि 3 साल से निर्देशक ही गायब है, बीएनए में कुछ और चल रहा है, भोपाल में कुछ और चल रहा है। आप देखिए संस्थानों में जो लोग अभी मौजूद हैं उनको देखिए, तो आपको मंशा जो है स्पष्ट हो जाएगी कि मैपिंग क्या है, और इस मैपिंग के पीछे 3-4 साल 5 साल का स्क्रिप्ट काम कर रहा है। तो एक ये हिस्सा था। तीसरा, मैंने ये बात रखने का प्रयास किया था कि हम करें क्या। तो एक बहुत ही, क्योंकि मैं स्वयं भी थिएटर से हूं, तो उसी तरह का उदाहरण सर्वप्रथम दिमाग में गूंजता है। तो वही मैं यहाँ कह रहा हूँ आप लोगों से कि अभी क्षमा करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हैमलेट को कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए, मैकबेथ को कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए। वर्तमान परिस्थिति का, वर्तमान संकट के कथानक को गढ़ उठिए रंगमंच के पृष्ठभूमि पर। रंगमंच में यह कथानक दिखे कि क्या हो रहा है। एक संस्थान का व्यक्ति बन जाना, ये बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ है। इस पर होने की, बातचीत होने की जरूरत है। कथानक गढ़ने की जरूरत है। तो रंगमंच में कई साथी प्रयोग कर रहे हैं और इस दिशा में कथानक गढ़िए, इस दिशा में नाटकों, जो भी हमारे रंगमंच के अनुभव हैं, जो भी हमारे रंगमंच के, जो भी हमारे पास जुगाड़ है, जो भी तामझाम है, जो भी सहूलियतें हैं, जो भी चुनौतियां भी मौजूद हैं, उनमें इस वर्तमान कथानक को गढ़िए। और दूसरे कला क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दृश्य कला या अन्य और भी नृत्य या संगीत कला के क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी एक साथ हो जाने की जरूरत है और वर्तमान संकट के कथानक को गढ़ने की जरूरत है। तो एक ये उदाहरण था कि कम से कम इसको शुरू करें, ताकि ये समय का दस्तावेज होगा जो भावी भविष्य के कान में गूंजता रहेगा कि इस तरह के समय में इस तरह से उभरने के रास्ते खोजे गए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए ना। दूसरा जो था कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने IFA का उदाहरण लिया था, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स का, कि उन्होंने बड़े ग्रांट्स को कुछ छोटे छोटे ग्रांट्स में तब्दील कर दिया था उन्होंने, ताकि एक ग्रांटी की जगह वो 20 ग्रांटी 20 कलाकारों के पास पहुंचे, कम से कम लॉकडाउन के दौरान, ताकि 20 कलाकार मिनिमम सर्वाइवल तो कर पाए, कम से कम बच तो पाए वो कम से कम। तो इस तरह इस उदाहरण के साथ ही एक और बात हम लोगों ने जोड़ी थी कि मिनिस्ट्री जैसा एक संपन्न जो पूरा व्यवस्था है, वहाँ इस तरह की मंशा नदारद लगती है, गायब लगती है। तो उनको भी खड़े होने की ज़रूरत थी। और यहीं से हम लोगों ने सेवा भोज योजना पर बातचीत की थी कि सेवा भोज योजना किस तरह से इंडिविजुअल प्रोडक्शन ग्रांट के शव पर खड़ी है और वो किस तरह से राजनीतिक उल्लू को सीधा कर रही है। उस योजना का ऑडिट होना चाहिए। अब आ जाते हैं, शायद समय ज़्यादा हो गया, मैं 10-5 मिनट में जो कुछ सवाल हैं, यही मुश्किल है ज़रा सा सवाल। तो देखिए, एक मज़ेदार बात है, क्या नाम है आप, क्षमा चाहता हूँ चल गौतम जी, हाँ पंकज जी, एक मज़ेदार हिस्सा है। देखिए, इन सारी बातचीतों में शामिल होने के लिए कुछ इस तरह के चीज़ों से हमें सोचने की ज़रूरत है, उसके बड़े बड़े दृश्य को देखने की ज़रूरत है। जैसे हम जूम कर लेते हैं, तो पहले लैंडस्केप देखते हुए हम जूम करेंगे तो खुलासा हो जाता है। और मज़ेदार बात है ये है कि हम सभी में खुलासा हो जाने की बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति है। हम कुछ मैपिंग करके समझने लगते हैं कि क्या चल रहा है। केवल मैं ही नहीं, आप भी, सभी जो भी मनुष्य हैं। तो देखिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी संस्थानों का पर इसलिए बात होना ज़रूरी है
इसलिए बात होना जरूरी है कि वो रंगमंच का तीर्थ स्थल न बनने पाए। लोकतंत्र में सिंगल व्यक्ति का खड़े होना एक संस्था के बरक्स, ये बहुत घातक स्थिति है। हम सब मिलकर लोकतंत्र बनाते हैं, तो कलाओं पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ेगा, और लोकतंत्र प्रभावित होगा तो कलाएं प्रभावित होंगी, और जब कलाएं प्रभावित होंगी तो ये कहने में हम सब समझ रहे हैं कि कलाकार प्रभावित होंगे। तो ये जो प्रवीण गुंजन जी ने ये जो मुद्दा इस मुद्दे को जो इन्होंने बाहर निकाला है, असल में ये प्रासंगिक मुद्दा रहा है शुरू से ही ना। तो इस प्रासंगिकता को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों पर बातचीत होने की जरूरत है। तो संभावनाओं में एक बात और भी जोड़ के, और भी अगर किसी का सवाल है तो कह दीजिए, मुझे बहुत कुछ सवाल दिख नहीं रहा है, या आप सवाल कुछ मुझे बता देंगे तो मैं कह पाऊंगा एक दो सवाल। तो एक और भी हिस्सा है प्रवीण और सभी लोग जो भी श्रोतागण यहाँ पर मौजूद हैं, कि देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने क्या किया है कि देश में विस्तार की योजना बनाई है। अलग अलग राज्यों में वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाना चाह रहा है। लेकिन देखिए बनारसी हो, भोपाल हो, सिक्किम हो, जहाँ जहाँ ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बन रहे हैं, बन तो रहे हैं एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छतरी के नीचे, लेकिन उनका अंडर करंट क्या है रे भाई? उनका अंडर करंट क्या है, कैसे वो मिला जुला है, ये समझने की जरूरत है कि वो कैसे डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा हिस्सा जो है संभावनाओं में ही, कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को, ये मेरा नितांत एक सुझाव है, ये कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो रंगमंडल है उसका विकेंद्रीकरण क्यों नहीं हो रहा है? उसका विकेंद्रीकरण क्यों नहीं हो रहा है? भाई आप भोपाल में जाके रंगमंडल, बनारस में जाके आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खोल रहे हैं। अरे आप पहले वहां 3-4 साल रंगमंडल चलाइए, वहां के स्थानीय लोगों को लेकर चलाइए, वहां के स्थानीय लोगों को उसमें भर्ती करिए, उसके डिसीजन मेकिंग में स्थानीय लोगों को भी शामिल करिए, तब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खड़ा कर पाने की जमीन बना पाएंगे। पहले आप रंगमंडल स्थापित करिए, तब आप ये योजना बनाइए कि इस राज्य में, इस शहर में, फला राज्य के फला शहर में आप एनएसडी खड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप बुरिया बिस्तर उठाया, देखा जमीन, खाली जमीन और जुट गए, ऐसा थोड़ी होता है। एक संस्थान खड़ा करने के लिए एक सुगठित विचार, एक सुगठित योजना, उसके भविष्य में वो क्या करेगा, इसकी एक योजना होने की जरूरत है। हाँ? तो ये एक बहुत ही मजबूत मेरा सुझाव है। इस पर मैंने कई लोगों को चिट्ठियां भी लिखी हैं, फिलहाल इन्हीं दिनों लिखी हैं ना। वो जैसे मैंने कहा ना कि ये समस्याएं पहले भी थी, दिख नहीं रही थी बहुत ज़्यादा, अभी ये समस्याएं पीठ के पीछे से निकल के सिर पर बैठ गई हैं, तो अब दिखने लगी हैं। तो हम लोग भी जाग रहे हैं, और रंगकर्मी साथियों से भी निवेदन है कि वो भी जागें और इस तरह के सुझावों को पेश करें और एकजुट हो। टोंक में भी आप सभी का आह्वान है, इलाहाबाद में आप सभी का आह्वान है, आइए इस पर मिलकर हम लोग एक बात रखें, एक योजना बनाएं। और उस अगर किसी के पास, भाई आपके पड़ोसी के पास विजन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? कॉमन सी बात है, आप सुझाते हैं ना कुछ, कि अरे भैया फला डॉक्टर के पास मत जाओ, फला चले जाना। या जब वो सोच ही नहीं रहा होता कि कहाँ जाएं, तो आप कुछ तो सुझाव देते हैं। तो कम से कम वो सुझाव, सुगठित सुझाव, जिनके पास विजुअलाइज करने की क्षमता अभी क्षीण हो गई है, हम कम से कम उनको ये विजुअलाइजेशन का पिक्चर तो उपलब्ध करा पाएं। तो इस दिशा में भी हम लोगों को जाने की ज़रूरत रहेगी।
हाँ, कुछ सवाल हैं, एक तो आप कह सकते हैं। तो संस्थानों में नेतृत्व का कमी क्यों है? क्या जानबूझकर किया जा रहा है? जरूर, क्योंकि एजेंडा संस्थान नहीं है ना। एजेंडा अगर संस्थान होते तो इसका लक्षण दिख जाता ना हम लोगों को कि भाई 3 साल जब आप किसी चीज को लेकर सीरियस रहते हैं तो उस सीरियसनेस का प्रभाव दिखता है, बहुत स्पष्ट प्रभाव दिखता है ना। तो देखिए, संस्थानों की जो योजना है, संस्थानों की जो अभी स्थिति है, वो तो मुझे एकदम ऐसी लगने लगी है कि ये मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं सभी लोग। तो तीर्थ ना बनने पाए, क्योंकि तीर्थ किन्हीं खास हिस्सों में होता है, किन्हीं खास संदर्भों में होता है। कला संस्कृति जो है, भारत की जो विविधता है, इसको अपने हृदय में समाहित किए हुए है। तो कोई संस्थान जो है तीर्थ स्थल नहीं बन सकता है। वो बहुलता को लिए हुए होती है। तो जब जब आप बहुलता को, जब जब आप विविधता को उपेक्षित करेंगे तो संस्थान भी उपेक्षित होते हैं, क्योंकि आपका वो व्यक्तिवादी एजेंडे में आने लगती हैं। तो ये जरूर है कि ये, और कितने उदाहरण चाहिए कि ये सब स्क्रिप्टेड है और सब लापरवाही का नतीजा है, सब उपेक्षित होने के नतीजे हैं ये सारे। और इसमें वो लोग अभी गायब हैं जिन्होंने ये वादा किया था कि हमें फला अवार्ड मिल रहा है और हम अब से वो राज्य पोषित हैं और हमें राज्य का ये संस्मरण मिला है, मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा, मैं मंत्री के पास बैठ के अपनी भावी योजना को प्रस्तुत करूंगा। अरे यार, इतना तो कम से कम सम्राट अशोक ने तो आजीवकों के दल को कम से कम गुफा तो मुहैया करा दिया था, कॉलोनी बना दिया था कि भाई दूसरे दर्शनधारी लोग उमड़ रहे हैं, अब आप लोग जाइए। आप लोग बहुत कठिन कठिन सवाल खड़ा कर देते हैं, हमारे होने पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। उनको कम से कम गुफा के किनारे गुफाओं में रहने की कॉलोनी तो बनाई थी। चलिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मुहावरा याद आ गया था, इसलिए मैंने, मतलब एक घटना याद आ गई थी, वो मैंने रख दिया। और कोई सवाल? हाँ, हम लोग ऐसे समय में चिंतित हैं कलाकारों और उनके भविष्य के बारे में, किंतु सरकारी सांस्कृतिक संस्था से जुड़े और संचालित करने वाले महानुभावों को क्यों योजना या रंगकर्मियों की चिंता नहीं है? कैसे सुनेंगे भविष्य के बारे में, किंतु सरकारी सांस्कृतिक संस्था से जुड़े और संचालित करने वाले महानुभावों को क्या? देखिए, मैं जो आपका सवाल समझ पाया हूँ, सभी सवाल तो नहीं ले पाएंगे, समय ज़्यादा हो रहा है। देखिए, 2 घटना है, शायद आप उससे समझ जाएंगे। मैं जो समझ पाया हूँ आपका सवाल, इलाहाबाद में एक सांस्कृतिक केंद्र है, वहाँ एक रंगकर्मी जाते हैं और बोलते हैं कि आप रेकमेंड कर दीजिए, उनको फाइल भेजनी है। वो बोलते हैं कि हम तो कैसे रेकमेंड करें, हम नहीं कर सकते हैं। वो नहीं हुआ। फिर वही फाइल दिल्ली के एक संस्थान में जाती है और वो वहाँ से रेकमेंड हो जाती है। वो रंगकर्म करने वाले लोग रहे हैं, रेकमेंड हो जाती है। अब देखिए, दोनों में एक अंतर आ गया। अंतर ये आ गया है कि जो उस सांस्कृतिक केंद्र में वहाँ बैठा था, उसका दूर दूर तक कलाओं के कुनबे से लेना देना ही नहीं था, उसका दूर दूर तक रंगमंच से कोई लेना देना ही नहीं था। वो खुद चाहे तो एक बार आपसे बोल देगा कि भैया फाइल में साइन करवाना है तो एक्टिंग करके दिखाओ पहले। हाँ, कई रंगकर्मी अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी कई सारे रंगकर्मी हैं जिनको पुलिस वाले पकड़ लेते थे कई घटनाओं में, तो बोलते थे पहले एक्टिंग करके दिखाओ तभी हम जानेंगे तुम रंगकर्मी हो। तो ये शर्मनाक स्थिति है किसी संस्थान में अगर इस तरह के लोग हैं।
और देखिए ये भी ऐतिहासिक घटनाएं ही हैं जो अभी तक काबिज हैं। यही तो है कलाकारों की स्वायत्ता और कला संस्थानों की स्वायत्ता पर अतिक्रमण ना। तो और कोई सवाल हो जो मैं बेबाक और हाँ क्या है सवाल? ठीक है, तो प्रवीण देखिए, कथानक से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल कलाओं में भेदभाव को लेकर है। सबसे पहले इस समस्या का हल ज़रूरी है। प्रदीप सर, काफ़ी वाजिब सवाल है आपका, काफ़ी वाजिब सवाल है, लेकिन आप देखिए कि सभी लोग एक ही नाव पर हैं, सभी लोग एक ही नाव पर हैं और नाव में और नदी में आ गई है तूफान। तो नाव का बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सवाल जब हम किनारे पर पहुंच जाएंगे तब ये सवाल तब भी जिंदा रहेगी और इस पर काम होना चाहिए। या फिर कथानक जब बनाया जा रहा है तो उसमें भी ये सवाल शामिल हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साथ साथ चलनी ही होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो योजनाबद्ध तरीके से की जा सकती हैं कि अभी पहले हम उबर लें, एक साथ मिल के आ जाते हैं, हाथ मिला के उबर लेते हैं पहले, फिर छोटे भाई बड़े भाई और चाचा और भतीजे की बात हम लोग कर लेंगे। और आपका जो सवाल है असल में ये हमारी सभ्यता की त्रासदी का सवाल है। खासकर भारत की जो जनता है, इसकी जो रचना हुई है, इसमें जहाँ जहाँ त्रासदियाँ हमें दिखाई देती हैं ये वो सवाल है। तो इस सवाल से हमें बहुत ही लंबे समय तक जूझने की ज़रूरत है और इससे हम निपट सकते हैं। इस सवाल को हम लोग, इस सवाल का जो जवाब होगा वो इस तरह से हो सकता है कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य को हमें बढ़ाना होगा। समानता, न्याय और स्वतंत्रता की जो संकल्पना है उस दिशा में बढ़ना होगा। उस दिशा में बढ़ने के लिए हम कलाकारों को भी एक मुट्ठ होने की ज़रूरत होगी। अगर वो ध्रुपदी नाटक करता है और वो देसी गांव का नाटक करता है तो भी एक साथ होने की ज़रूरत पड़ेगी। संस्थागत अवधारणा और व्यक्तिगत निष्ठा को अलगाने आवश्यकता जान पड़ती है। इसके लिए किस तरह के अभ्यासों की ज़रूरत है? तो ये जो सवाल है कि संस्थागत और व्यक्तिगत जो निष्ठा है को अलगाने की आवश्यकता जान पड़ती है, ये देखिए ये फिर भावी विज़न से जुड़ता है और इस भावी विज़न का जो मार्गदर्शक है वो हम लोगों का संविधान हो सकता है। वो स्वतंत्रता की अवधारणा हो सकती है, वो न्याय की अवधारणा हो सकती है, वो समता की अवधारणा हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ डगमगाएगा तो संस्थागत में व्यक्तिगत निष्ठा काबिज होने लगेगी। तो ये एक थर्मामीटर भी हम लोग रख सकते हैं जांचने के लिए ना। ये एक थर्मामीटर भी रख सकते हैं जांचने के लिए कि वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ संकट हुआ है, वहाँ पर स्वतंत्रता की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकट हुआ है, वहाँ समानता की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकट हुआ है। और जब ये संकट होगा तो वो लोकतंत्र के संकट के रूप में हमें दिखाई देने लगेगा। ये असल में बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई लगती हैं और इसलिए ये बड़ा सवाल नहीं बन पाता है। और हम सभी जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ही असल में बड़े पिरामिड को खड़ा कर देती हैं, जिनको मतलब एक समय खंडित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं है। रवि रंजन बोल रहा है कि वाह, थिएटर में सभी रंगकर्मी एकजुट हों। तो अगर मैं इसको एक सगुफे की तरह लूँ तो इस तरह लूँगा कि मुश्किल है ये, लेकिन ये जिम्मेदारी हम दूसरों पर नहीं डाल सकते। हम क्या जा रहे हैं, ये पहला सवाल होगा। और अगर ये सगुफा नहीं है, ये आपका विचार है,
तब ये बहुत ही मजबूत विचार है। दोनों दिशा में हमें ही जाना होगा। आप जिस भी शहर में रंगकर्म कर रहे होंगे, तो हम कितना स्थानीय रंगमंच समूहों के साथ बैठका कर पाते हैं। वही तो मैं अभी शुरू में कह रहा था, शायद आप देर से जुड़े हैं, कि जितने भी रंगमंच संस्थान हैं वो एक बार एक मंच पर तो आए, उनका एक कॉमन शेयर्ड एजेंडा तो दिखे, जिसका अलाइनमेंट हम लोगों को दिखे, इससे संस्कृति मंत्रालय के विजन से और यूजीसी के विजन से हमें दिखे, तो एक बार अलाइनमेंट तो दिखे। हाँ, तो दोनों ही है। तो आपका दोनों ही हिस्सा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज़रूर इसका स्वागत होना चाहिए, इस तरह के विचार का। शुक्रिया रवि। ऐसे में क्या संस्थानों से छात्रों को ड्रॉप आउट होने की ज़रूरत है? एक इनका सवाल है। अच्छा, संस्थानों का मैं नाम भूल। संस्थानों से छात्रों को ड्रॉप ऐसे में क्या संस्थानों से छात्रों को ड्रॉप आउट होने की ज़रूरत है? कतई नहीं। ड्रॉप आउट क्यों होंगे भाई? आप ड्रॉप आउट होके हम में क्यों किसी के लिए अवसर बनाने की ज़रूरत है? हमारा ये अधिकार है। हमारा ये भी अधिकार है कि हमारा ये अधिकार है और ये भी अधिकार है कि हमें ये बताया जाए कि हमारे लिए योजना क्या है आपके पास। ड्रॉप आउट होना एक सिस्टम का फेलियर होना है। ड्रॉप आउट होना वहां पर चल रही जो प्रक्रियाएं हैं उसका फेलियर होना है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे, तो हम बहुत कहने सुनने वाले लोग हैं ना, तो तुरंत कहने लगते हैं कि अब छात्र ही जा रहे हैं भैया अपने से, तो हम क्या करें। तो उनके भी संकट तो आ ही जाएंगे, लेकिन ड्रॉप आउट सल्यूशन नहीं है। वहां तो सीने से सीना लड़ा के खड़े होने की जरूरत है। हम पढ़ने आए हैं, हम प्रशिक्षण लेने आए हैं, तो जिस अधिकार से हम प्रशिक्षण लेने आए हैं, आपका भी उतना ही अधिकार है हमें प्रशिक्षित करने का। और उस प्रशिक्षण की जरूरत है जो मुझे स्वनिर्भर करे। और अगर आपका प्रशिक्षण स्वनिर्भर नहीं कर रहा है, तो उसको आप ऑडिट करिए, उसको रिविजिट करिए कि हमें वेस्टर्न थिएटर, इंडियन थिएटर, फोक थिएटर और तमाम थिएटर के जाल में मत बुनिए। वो एक हिस्सा तो है ही है, नॉलेज का क्षेत्र तो रहेगा ही हमेशा से, लेकिन वो इतना हावी हो जाता है कि बाकी चीज़ें बहुत गौण हो जाती हैं। तो जो चीज़ें गौण हुई हैं, इस महामारी ने हमें वो सिखाया है कि उनको ऊपर लाना है। तो हम जो रंगमंच का पूरा शिक्षण प्रणाली है हमारे देश में, उसको वो स्वास्थ्य प्रणाली को सामने रखिए और इसको सामने रखिए। पता तो उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा मेरा वाला कि भाई लोग पहले भी उसी तरह से हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में गड़बड़ा रहे थे, मर रहे थे। चुनौतियां थी ना, चुनौतियां थी, ठीक। और कोरोना ने इसको प्रगाढ़ कर दिया है, उजागर कर दिया है, खोल दिया है सब कुछ कि हमारी क्या नीतियां रही हैं, हमारी क्या पॉलिसी रही हैं। ठीक है, तो प्रवीण का और रवि का एक बात है, उस पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। दुनिया के रंगकर्मी एक हो, नारा बेहतर हो सकता है। तो हो सकता है नारा, और आप देखिए कि मज़दूरों ने, दुनिया के मज़दूर एक हो, इस नारे को जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो पूरे दुनिया में जो मज़दूरों की शक्लो सीरत है वो पहले से कुछ बदली। तो रंगमंच में ये नारा शुरू किया जा सकता है कि पूरे दुनिया के रंगकर्मी एक हों, और ज़रूर कुछ शक्लो सीरत बदलेगी। तो उस पूरे दुनिया के रंगकर्मी एक हों, शक्लो सीरत बदलेगी। इसी दिशा में हम एक हों, ताकि हम दो प्रकार के काम को अंजाम दे सके। पहला, हम भविष्य को भी अभी से कुरेदना शुरू कर दें, और हम अभी ज़िंदा रहने के जद्दोजहद से भी उबर सकें। और इसी वाले पॉइंट में एक हिस्सा है कि हमें ड्रॉप आउट करना ना पड़े, और हमें ड्रॉप आउट करना नहीं है।
ना। तो प्रवीण, काफ़ी बातचीत हो गई, बाकी और सवाल आएंगे तो उनको हम लोग बातचीत करते रहेंगे। ओके, तो शुक्रिया सभी श्रोताओं का। दर्शक बोलने में अब ज़रा सा संकट लग रहा है मुझे, क्योंकि एक ही तरफ से बात जा रही है। वैसे आपके लिखावट में आ रही है बातचीत, लेकिन फिर भी। तो श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस आस के साथ आज की बात को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ कि हम उन पॉलिसीज़ के ऑडिट के बारे में सोच रहे होंगे, अपने रंगमंच पृष्ठभूमि पर इस वर्तमान संकट के कथानक को गढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, और आप सभी का टोंक में, इलाहाबाद में आह्वान रहेगा। जब भी चाहे आप संपर्क करके आइए, हम बात करते हैं और एक एक्शन प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, क्योंकि हमें खड़ा होना पड़ेगा। विलाप में जो एक धारा निकलती है होप की, तो हमें होप की धारा पकड़नी है। यथार्थ जितना कीचड़ में है, तो बदलाव का बीज भी इसी कीचड़ में ही दबा हुआ है ना। तो शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद फैक्ट रंगमंडल और प्रवीण भाई जी, शुक्रिया कि एक दूरभाषी, आभासी और सैटेलाइट के ज़रिए बातचीत करने का ये अवसर बनाया आपने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए और जुटे रहिए। थैंक यू। इसको डिस्कनेक्ट करना होगा, एक सेकेंड। यस, नाउ